अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। ज़ाहिरन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लफ्सी गोलाबारी थी, लेकिन आज हमने उसमें थोड़ा सा ठहराव देखा और उसमें बड़ी एंट्री हुई वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की, जो कराची के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी से मिले। आज मरीम नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में तकरीर की, कोई जिक्र नहीं किया। बिलावल साहब ने आज मुजफ्फराबाद के अंदर कश्मीर के अंदर तकरीर की, उस तरह से आज गोलाबारी नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच में आज जो सबसे अहम तकरीर और मुद्दा था वो हमने आज इस्लामाबाद में एक समिट के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को सुना। मोहसिन नकवी साहब ने आज इस निज़ाम के मफलूज होने, इस निज़ाम के तबाह होने की बात की और इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि सिस्टम ऐसे नहीं चल पाएगा। कुछ नए यूनिट्स की बात की। पाकिस्तान में नए सूबों के हवाले से काफ़ी अरसे से बहस मुबाहिसा हो रहा था और यह कहा जा रहा था कि शायद आने वाली जो तरमीम है उसमें सूबों की या इंतजामी यूनिट्स की बात हो। क्या आज मोहसिन नकवी साहब की तकरीर, जरा उसके कुछ जो उनके अल्फाज थे या कलमात थे, जरा वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाले वजीर आजम जो मर्जी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। इस निज़ाम को रीसेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो अपोजिशन की है चाहे वो गवर्नमेंट के, खुदारा इस मुल्क के लिए एक तरफ अगर आपको एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, खुदारा अपना इंटरनली निज़ाम भी ठीक कर ले। आपने मोहसिन नकवी साहब के ये जुमले सुने। अब ये जुमले यकीनी तौर पे हुकूमत में बैठे हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने और सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर जो हुकूमती काबरीन हैं उन्होंने भी सुने होंगे। यकीनी तौर पे इससे नजर आ रहा है कि कुछ ऐसी तब्दीली की ख्वाहिश जरूर है, या कम से कम सिस्टम के अंदर तब्दीली चाहिए। अब वो तब्दीली कैसे होगी, वो इंतजामी यूनिट्स कैसे बनेंगे, क्या वो जो मिसाक़े जमहूरियत की हम बातें सुनते थे, उस मिसाक़े जमहूरियत की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। क्या मुल्क के अंदर मिसाक से ज़्यादा, जमहूरियत के ऊपर मिसाक से ज़्यादा अब मुल्क किसी और चार्टर की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क किसी और तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है? क्या आज मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के साथ कुछ नए दौर का आगाज हो रहा है? और मुस्लिम लीग नून जो दावा कर रही थी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर हमें कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट पड़ा है, कम से कम मोहसिन नकवी साहब की आज की तकरीर बता रही है कि कोई कारकर्दगी कहीं पर काम नहीं दिखा रही। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे और हमने आज 3 सीनियर सहाफ़ियों और तजज़ियाकारों को दावत दी है। मैं तारुफ करवा देता हूँ, हमें सईद काजी साहब ने ज्वाइन कर लिया। काजी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ नादिया मिर्ज़ा साहब भी मौजूद है। नादिया साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं काजी साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। एक तो ये बताइए कि ये जो कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्सी गोलाबारी उसको कहें, उसको लड़ाई कहें, इसको क्या कहें? पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि वाकई ही कोई लड़ाई हो रही है इन दोनों सियासी जमातों के बीच? देखिए, मैं बहुत सी थ्योरीज जो है वो गर्दिश कर रही हैं, जिसमें से एक ये है कि भाई कोई जो एक रियल गवर्नमेंट और अपोजिशन क्रिएट कर दी जाए। अच्छा, अगर ये भी इंटेंशन है तो मेरे ख्याल में ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अपना असरात मुरतब करेगी या अपने मकासद या अहदाफ हासिल कर सकेगी। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मैंने आज ही एक जगह पे एक बात की, पता नहीं उसकी इससे रेलेवेंस है या नहीं है। एक दफ़ा 2 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन मेंबर असम्बली की एक बड़ी तकलीफदेह लड़ाई हो गई एक प्रोग्राम में, तो वो कुछ ज़्यादा ही निजी गुफ्तगू शुरू होगी। आपको याद होगा पुरानी बात जी, खासी जावेद चौधरी साहब के शो की तरफ हवाला कर रहे हैं आप। आई डोंट नो, पता नहीं कहीं। तो वो मैंने डॉक्टर लाल खान उस्ताद से पूछा, मैंने कहा यार देखो क्या हालात हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार देखो इसमें एक बात बड़ी पॉजिटिव है। मैंने कहा जी क्या? ये उनकी राय थी, मेरी राय नहीं थी। वो अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और ना ही उन पे पीका लग सकता है।
تو بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یار کم از کم پہلی دفعہ میں نے 2 سیاستدانوں کو سچ بولتے دیکھا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں 47 ہے, آپ 3000 ارب کھا گئے ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے, یہ جو اگر ہم کوالٹی آف آرگیومنٹ دیکھیں کہ جی وہ جی 24 کا الیکشن میں چوری ہو گیا, اچھا جی یہ نہیں بتاتے ہوا یہ نہیں کہ 2018 کا بھی چوری ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادی النظر میں 2018 میں ایک جرم ہوا تھا, اور پھر اگر 2024 میں بھی یہ ہوا, ان کے مطابق یہ ان کے آرگیومنٹ ہے, میرے نہیں ہیں, تو 224 میں it means it was a continuation of the same crime جو جرم ہوا تھا 2018 میں. تو کیا ایک فریق 2018 کے جرائم کی پیداوار ہے اور دوسرا 2024 کی؟ تو I do not understand کہ کیا یہ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اس سے نہ تو کوئی عوام کا تعلق ہے, نہ ہی جو اصلی مسائل ہمیں لاحق ہیں. اگر قاضی صاحب یہ جو میں سوال کرنے لگا تھا, یہ والا جو آپ نے کہا کہ عوام کی لڑائی بھی نہیں ہے یا عوام کے ایشوز کی لڑائی بھی نہیں ہے, چلیں جیسا بھی ہے, پھر یہ لڑائی ہے کس بات کی, یہ سوال تو پھر پیدا ہوگا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر مجھے آپ ایک واقعہ سنانے پہ مجبور کر رہے ہیں. ایک بیچارہ آدمی جو ہے نا, وہ ایک چھاپڑی میں آم بیچ رہا تھا, تو خریدنے کو گیا تو اس نے کہا یار یہ کس طرح, اس نے کہا یہ طرح کہا سارے پا دے. وہ کہتا ہے یار سارے تینوں پا دیں تو باقی دن میں کی کراں گا. تو what else they can do, what do they have for the peoples of Pakistan. یہ تاریخ کو ایک سینٹی میٹر آگے نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ کیسے روزانہ کا کیسے پیٹ بھریں, ان میڈیا کا پیٹ کیسے بھریں. ویری رائٹ. بہت سارے ایک جو ایک میتھ یا یہ بھی تھیری ہے کہ بہت سارے ریئل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے. رانا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, مجھے بتائیے کہ یہ واقعی ہی لڑائی آپ سمجھ رہے ہیں یا یہ ویسی ہی لڑائی ہے جیسے ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ ایم کیو ایم روز ناراض ہو جاتی تھی, لیکن ہم سب کو پتا ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم حکومت نہیں چھوڑ رہی, ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی. یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہم دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم نے مینڈیٹ چرایا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم بلیک میل کر رہے ہو, کوئی کہتا ہے کہ ریاست فیصلہ کر لے کہ نون لیگ آگے ہے, یہ قومی مفاد آگے ہے. اس کے بعد میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ اب یہ بھی خبر ہے کہ کچھ رابطے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی وفود کی سطح پہ ملاقاتیں ہونے والی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ پھر ہے کیا؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ تنخواہ بڑھانی ہے, کوئی کہتا ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس کے ہم شکار ہیں, کوئی کہتا ہے کہ زبردستی کی شادی ہے, ہم دعا کر رہے ہیں ٹوٹ جائیں. یہ عوام کے لیے تھوڑا سا انالیسس دے نا کہ ایشو کیا ہے, لڑائی کیا ہے, معاملہ پھنسا کہاں پہ ہوا ہے. دیکھیں ایک تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک جبری نکاح ہے اور اس میں پیپلز پارٹی اپنے شوہر میں کیڑے بھی نکالے گی, ایب بھی نکالے گی, شراب بھی ہے, کباب بھی ہے, کماتا نہیں ہے, لیکن پھولا نہیں لے سکتی. کیونکہ اب اس جبری نکاح کے بچے بھی ہو گئے ہیں, گلگت بلتستان بلوچستان میں آپ کو حکومت مل گئی, صدر بن گئے, تو لیکن شوہر بھی بیوی میں اتنی خرابیاں نکال رہا ہے اور شوہر بھی کہیں اگلا پروسیس نہیں بڑھا رہا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جبری نکاح ہے نا, کھلا وہ نہ وہ کھلا لے کے نہ وہ طلاق دے گا. اور ویسے بھی بڑوں کی عزت کا معاملہ ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب تیری ڈولی گئی ہے, یہاں سے تیری لاش ہی نکلے گی. اچھا, تو اس لیے لاش کا انتظار کرے, کیونکہ حلالہ کے لیے استحکام پارٹی بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو سین تو آپ کے سامنے کلیئر ہے, لیکن اس لڑائی کا ایک فائدہ ہوا ہے کیا کہ ان دونوں کے چہرے پوری طرح ایکسپوز ہو. وہ جو شعر تھا نا کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا, سچ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے ایک دفعہ بار سامنے آتا ہے. اچھا, کل تک جو بات پی ٹی آئی کہہ رہی تھی, آج وہی بات پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, وہی بات جے یو آئی کہہ رہی ہے, وہی بات اے این پی کہہ رہی ہے, وہی بات جماعت اسلامی کہہ رہی ہے. اور کتنے ایویڈنس چاہیے آپ کو اس چوری کے, اور سوری چوری کے نہیں, ڈاکے کے. دوسری چیز یہ, جب ہم 2018 اور 24 کو برابر کرتے ہیں نا, تو ایکچولی ہم ایک جرم کر رہے ہوتے ہیں, اور جرم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک شاخ کا پتا توڑنا اور ایک درخت کاٹنے کو برابر کر دیتے ہیں. 2018 میں
किसी जमात पे पाबंदी नहीं लगी थी, उनके निशान नहीं छीना गया था, उनके कैंडिडेट अगवा नहीं हुए थे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं कराई गई थी, उनसे कागजात नहीं छीने गए थे, उनके घरों पे छापे नहीं मारे गए थे, उनके जनाब कैंप नहीं लगने दिए गए थे, उनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक। और पीटीआई का तो क्लेम ये है कि आरटीएस बिठाया इसीलिए गया था कि इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत ना मिल सके। यहां पे भी इन लोगों को सेफ किया गया था ताकि इमरान खान कैंडे में रहे। और आखिरी बात यह कि फिर आप नादिया साहब की तरफ जाइएगा कि पीपल्स पार्टी की अब अपनी साख दांव पे लग चुकी है। अच्छा, अगर अब पीपल्स पार्टी पीछे जाती है, जो कि चली जाएगी, तो उसका जो नाम पहले ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के खून को बेचने वाली मुजावर जो है, इनका नाम बदनाम हो चुका है, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। वेरी राइट। आप कह रहे हैं कि जो साख है पीपल्स पार्टी वो दांव पर लग गई है। नादिया साहब मुझे ये बताइए कि देखिए इस लड़ाई को मैंने दोनों इन सीनियर सहाफियों के सामने रखा, वो ये समझते हैं कि कोई जेन्युइन इश्यूज इनके दरमियान एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उल्टा ये अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में से हासिल वसूल क्या करना है? नून लीग वाले तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे हमारे साथ काम करेगी, और फिर ये जो एक मिथ ये भी है कि रियल इशू से तवज्जो हटाने का बेहतरीन इशू हल ये है कि आप लड़ाई लड़ना शुरू कर दें। दूसरा, क्या ये पॉसिबल है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस के ऊपर अब आ जाए? क्योंकि नून लीग कह रही है कि अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो आप फॉर्म 47 वाले फिर सदर भी हैं, फिर आप फॉर्म 47 वाले चेयरमैन सेनेट भी हैं, आप गवर्नर्स भी हैं, क्योंकि आगे तैनाती भी होनी है। आपको अंदाजा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर अहम तैनातियां, ये कहीं उसका अरेंजमेंट तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच उमर। लेकिन देखिए, अपोजिशन में बैठना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर मुकमुका है, कोई फ्रेंडली अपोजिशन है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर तो एक अलग बात है। जब हम और आप और तमाम जो हमारे दीगर रिस्पेक्टेड जो पैनलिस्ट हैं आपके, वो ये बात कर रहे हैं, उसी दौरान हमें ये पता भी चल गया है कि वहां पर मुलाकातें भी हो रही हैं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के सीनियर कायदीन आपस में मिल भी गए। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने जो कल रात मुलाकात की थी जरदारी साहब से, वो एमी नहीं की थी, मुल्क के हालात पे रात गए उनको ब्रीफिंग नहीं देनी थी। मोहसिन नकवी साहब इसका वही रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जब आप अभी एमक्यूएम की एग्जांपल दे रहे थे तो थोड़ा और पीछे चले जाए और रहमान मलिक साहब को याद करें। तो जब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मसाइल होते थे तो रहमान मलिक साहब आते थे और ये बड़ा कहा जाता था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है। अब वो जादू की छड़ी जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास है, क्योंकि हमें पता है कि मोहसिन नकवी साहब पीएमएलएन के नुमाइंदे नहीं है। इससे आगे मैं नहीं बढ़ती। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, डिस्कशन बड़ी जबरदस्त है, इसको आगे बढ़ाते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद।